हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं लॉ नंबर 45, जो है प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। तो रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ कहना है कि टाइम के साथ बदलाव ज़रूरी है और ये बात सबको पता होती है, लेकिन एक आम आदमी, आम पब्लिक की डेली लाइफ, उनके रूटीन, उनकी हैबिट्स पर डिपेंड होती है और इसलिए उनकी जिंदगी के लिए एकदम से आए बड़े बदलाव उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं और इसके चलते तुम्हें अपने अगेंस्ट रिवोल्ट देखना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर तुम एक पावरफुल पोजीशन पर हो या एक बाहरी नए आदमी हो जो अपना पावर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पुराने तौर तरीकों के लिए रिस्पेक्ट शो करते हुए ऐसा दिखाओ कि ये चेंजेस तो बस पास पर एक जेंटल इंप्रूवमेंट है। तो इस लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो 1920s चाइना में यंग माओ ज़ेडुंग को कम्युनिस्ट पार्टी की हार जीत के बारे में अपने कलीग से ज्यादा अच्छा आइडिया था। उसको पता था कि उसकी पार्टी के पास ना तो मिलिट्री एक्सपीरियंस है, ना ज्यादा फंड्स हैं और ना ही वो लोग खुद ही ज्यादा नंबर्स में हैं। तो ऐसे में आखिर कैसे इस डेमोक्रेटिक पॉपुलेशन को कम्युनिज्म की तरफ मोड़ा जाए, क्योंकि चाइनीज लोग 1920s में भी कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को आज भी उतना ही फॉलो करते थे जितना कि 6th सेंचुरी में। और 1920s से पहले भी चाइना में बड़े रेवोल्यूशंस हुए थे, पर चाइनीज लोगों के बीच उनका कल्चर बहुत ही डीपली रूटेड था, जो किसी भी सिचुएशन के आने के बावजूद भी नहीं बदला था। और इस प्रॉब्लम का सलूशन माओ ने बेहद चालाकी से निकाला, और वो था एक छोटा सा डिसेप्शन। और ये डिसेप्शन था अपने इस रेवोल्यूशन को हिस्ट्री से जोड़कर सही ठहराना, ताकि लोग इस रेवोल्यूशन को चाइनीज हिस्ट्री से एसोसिएटेड देखकर आसानी से नए रेडिकल चेंज को एक्सेप्ट कर लें। खैर, तो माओ की एक फेवरेट मेडिवल टाइम नॉवल था वाटर मार्जिन, और ये नॉवल आम चाइनीज लोगों के बीच भी बहुत फेमस था। खैर, तो ये नॉवल रॉबिन हुड टाइप ही था, जिसमें कि चोरों का एक ग्रुप था और वो ईविल राजा के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये कहानी लोगों को एक वजह, एक कॉज के लिए ब्लड रिलेशन से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ जोड़ती थी। हालांकि कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स फर्मली फैमिली रिलेशनशिप्स को आज तक जोड़े हुए थी, पर वाटर मार्जिन से लोगों का इमोशनल जुड़ाव था, जिसमें कि लोग उस स्ट्रगलिंग कैरेक्टर को अपना हीरो मानते थे। और इसी बात का फायदा माओ ने उठाया। माओ ने बार बार अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी को उन्हीं चोरों के ग्रुप का एक्सटेंडेड वर्जन बताना शुरू कर दिया, जो कि उस इविल एम्परर मतलब ऑपोजिट पार्टी KMT के खिलाफ लड़ रही है। और माओ के फैलाए खुद के इस हिस्टोरिक कनेक्शन की वजह से लोग माओ के फेवर में आते चले गए और जल्दी ही माओ पावर में आ गया। अब सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि सबको पता था कि जापानीज को चाइना से भगाने में सारा काम KMT पार्टी ने किया था। CCP का तो हार्डली ही कोई आदमी शहीद भी हुआ होगा, और ना ही उन्होंने KMT की कभी कोई हेल्प की थी। पर फिर भी माओ का ये पास से खुद को एसोसिएट करना पूरी तरह से काम कर गया। खैर, तो पार्टी के पावर में आ जाने के बाद भी माओ ने खुद को हिस्ट्री से एसोसिएट करना नहीं छोड़ा। अब वो खुद को चाइनीज लेनिन की तरह नहीं, बल्कि दूसरे हिस्टोरिकल नॉवल रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स के ब्रेव आर्मी जनरल लियांग से एसोसिएट करना शुरू कर दिया। और ये आर्मी जनरल एक फिलोसोफर और एक पोएट भी था, और मॉरल वैल्यूज का एक स्टर्न एग्जाम्पल भी। और माओ ने
खुद को एक मॉडर्न लियांग की तरह दिखाया था कि वो चाइना का एक हीरो है और एक सॉलिड चाइनीज ट्रेडिशंस की रूट्स रखने वाला वॉरियर भी। और इसके बाद जल्दी ही माओ की राइटिंग्स में एक और चाइनीज एम्परर चिन की बातें दिखाई देने लगीं कि चिन ने पूरे चाइना को यूनिफाई किया था और अधूरी पड़ी ग्रेट वॉल को पूरा करवाया था। और उसी चिन के नाम पर देश का नाम चाइना पड़ा। उसने पुरानी बातों को नकार कर नए रिफॉर्म्स कराए जिससे कि देश में खुशहाली आई। जबकि सच में चिन एक वायलेंट डिक्टेटर था जिसका टाइम भी बहुत ही शॉर्ट रहा था। मगर माओ का ये ब्रिलियंट आइडिया फिर से काम कर गया। उसने प्रेजेंट डे चाइना में होने वाले अपने वायलेंट रूल को चिन के रूल से जस्टिफाई किया। और फिर 1960 के कल्चरल रेवोल्यूशन के फेल हो जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में ही पावर स्ट्रगल आया जिसमें कि माओ का मेन दुश्मन था लिन पियाओ, जो कि कभी माओ का ही दोस्त हुआ करता था। लिन पियाओ कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी को मानता था और इसलिए माओ ने एक बार फिर हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की। तो अब क्योंकि लिन पियाओ कन्फ्यूशियस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इसलिए अब माओ ने खुद को एक एंशिएंट फिलोसोफर हेन फाइजू से एसोसिएट किया, जो कि कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को नहीं मानता था और उसका यह भी बिलीफ था कि नए ऑर्डर्स के लिए, तरक्की के लिए वायलेंस जरूरी होती है। और इस कॉन्टेक्स्ट ने चाइनीज लोगों का ध्यान पूरी तरह से मेन बात से ही हटा दिया और माओ ने एक बार फिर लोगों को जीतकर अपने दुश्मन को हरा दिया था। तो सीखने की बात यह है इस लॉ में कि पास्ट बहुत पावरफुल होता है और जो भी कुछ पहले हो गया होता है वही ग्रेट लगता है। इसलिए इस बात को अपने एडवांटेज के लिए यूज करो। देखो, जब तुम अचानक ही किसी जानी पहचानी चीज को खत्म कर देते हो तो लोगों में बेचैनी हो जाती है कि ये फलाना चीज खत्म, तो अब क्या होगा। इसलिए तुम्हें इस डर को पैदा होने से हर कीमत पर अवॉइड करना होगा। इसलिए पास्ट से उस नए काम का रेफरेंस जोड़ो, क्योंकि लोग खुद को फैमिलियर माहौल में कंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसा करने से तुम एक चार्मिंग आदमी की तरह दिखाई पड़ते हो और कोई भी उस बात की तरफ ध्यान नहीं देता कि आखिर वास्तव में तुम कर क्या रहे हो। तो इसी के साथ लॉ नंबर 45 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं लॉ नंबर 46 के साथ, जो है नेवर अपीयर टू परफेक्ट। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।